मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना, रोकना सबका फ़र्ज़ है। और चाहे वो लोगों के घरों के प्रेमिसेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हैं, रोड्स हैं, मार्केट्स हैं, सभी में। और जो भी जिसके पास भी उसकी ऑनरशिप है उस चीज़ की, उस प्रेमिसेस की, या वो जिसमें वो मॉस्किटो ब्रीड हो रहे हैं, तो एक तो रास्ता है कि भाई फ़ाइन किए जाएं। अब कोई गरीब झुग्गी वाला है, अब उसके पास मान लो कि एरिया में पानी भरा हुआ है या उसकी छत पे रूफ पे वहीं पानी भर गया है, वहाँ मॉस्किटोज ब्रीड हो रहे हैं, तो इसी तरह की और भी कोई एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे हैवी फाइन्स लगा देने से तो सिटीजन्स को परेशानी तो होगी, साथ ही वो करेक्शन तो नहीं हुआ ना। तो करेक्शन करने के लिए हमारा मेन एम है करेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो डेटरेंट ऐसी चीज़ के अंदर जो है वो तभी अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। मुझे लगता है कि मान लीजिए जो भी स्क्वायर्स जा रही हैं और वो देखती हैं भी किसी झुग्गी में या किसी घर के बाहर या किसी के प्रेमिसेस में और किसी चीज़ में मॉस्किटोज ब्रीड हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, मॉस्किटोज ये पल रहे हैं, तो वो क्या करें, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उस चीज़ के ऊपर ऑयल वगैरह छिड़कें, उसको साफ़ करवाएं पूरी तरह से। कोई गड्ढा है मान लो या कोई बर्तन है, उसको साफ़ कराएं, उसको हटाएं। और इस प्रोसेस में जो उनकी लेबर, टाइम, मशीनरी इन्वॉल्व हो, उसके चार्जेस उनसे ले लें। मान लीजिए किसी झुग्गी की छत के ऊपर और पॉलीथीन के अंदर पानी भरा पड़ा है और उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं और उन्होंने झुग्गी वालों ने उसको साफ़ नहीं किया हुआ, तो अब क्या होगा कि उसके ऊपर आप जाएं, उसमें पेट्रोल छिड़कें, उसमें जो है उसमें ऑयल वगैरह छिड़कें, और जो भी आपके 200, 400, 500, 1000 रुपये लेबर के उसके खर्च होते हैं वो पर्ची काट के वो झुग्गी वाले से वो ले लें। तो उसमें क्या होगा कि करेक्शन भी हो गई, उनको लगेगा कि हाँ भी आई है, 2 आदमी आए हैं, 3 आदमी आए हैं, इनका खर्चा हुआ है और इन्होंने इसमें ऑयल लगाया है, दवाई लगाई है, आगे से मच्छर नहीं होंगे। तो वो उस चीज़ के 1000 रुपये उनसे ले लें, तो उससे आसपास के झुग्गी वाले, आसपास के घर वाले, प्रेमिसेस वाले भी जब देखेंगे कि ऐसे स्क्वायर्स आके उस एरिया को ठीक कर देती है और ठीक करने के चार्जेस लेते हैं, और प्लस में भी इन द फॉर्म ऑफ सम फाइन आल्सो, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। अब किसी के घर में कूलर है, उसमें मान लो मॉस्किटो ब्रीड हो रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है ऑयल छिड़कें, उसका पानी साफ़ कर दें, उनको गाइड करें, और उसके बाद जो उसके जो प्रोसेस है, भाई 2 आदमी आए हैं हमारे, 2 घंटे 4 घंटे लगे हैं, तो इसके आपको और 1000 रुपये या 1500 रुपये या 2000 रुपये का बिल हम चार्ज आपसे ले रहे हैं, और अगली बार अगर आएगा तो फिर आपको हम फाइन भी देंगे। तो अगली बार वो मौका शायद नहीं आएगा, क्योंकि वो इस टाइप की चीज़, एजुकेशन टाइप की चीज़ हो जाएगी और एक करेक्शन भी हो जाएगी, और जिसके घर में हुआ है उसका भी और उसके आसपास के लोगों को भी इसमें एजुकेशन मिलेगी। और ये जो फ़ाइन वाला जो सिस्टम है कि आप गए, उससे लोग डरेंगे कि भी लोग जो है वो ये फ़ाइन करने आ गए, अब फ़ाइन करके वो चले गए। मॉस्किटोज़ तो वहीं के वहीं हैं, मॉस्किटोज़ तो ठीक करने की बात नहीं कही गई ना। तो फ़ाइन कर दोगे, पैसे ले गए, और या जैसे 5000 का फ़ाइन है या 50,000 का फ़ाइन है, 10,000 मान लो दे दिए और बात ख़त्म हो गई जी। अब मॉस्किटोज़ पड़े हैं, वो सफाई नहीं की, वो उनको गाइड नहीं किया गया कैसे करने। तो प्रॉपर स्क्वायर जाएँ और मॉस्किटोज़ को कैसे साफ़ करना है, कैसे हटाना है, उसको हटा भी दें और गाइड भी कर दें कि ये चीज़ ना करें, या ये प्लांट्स रखने हैं या कोई चीज़ रखनी है या कोई कूलर रखना है, या कोई भी जैसे बारिश आएगी, अब बारिश के दिनों में जो कुछ ऐसे बर्तन वगैरह हैं उनको ड्रेन करते रहें, या उनमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालते रहें। तो इस टाइप की चीज़ें उनको एजुकेट करें, उनको शीशियाँ दे दें ऑयल्स की, कि भी जहाँ भी आपका पानी भरा हो वहाँ पे ये कुछ ड्रॉप्स ऑयल डाल दें, जिसके उसके ऊपर ऑयल की एक फिल्म आ जाएगी, तो मॉस्किटो उसके अंदर ब्रीड नहीं करेंगे, अपने अंडे नहीं देंगे। तो वो ऑयल्स की कैंस उनको दे दें, उसके चार्जेस ले लें। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो मेरी ये सजेशन है, इसमें विचार कीजिए। तो बाकी जैसा आप ठीक समझें, और आप लोग बड़े हैं और सिस्टम को ठीक करने में लगे हुए हैं, तो हम एज ए सिटीजन्स ज़रूर ये समझते हैं कि हम अपनी व्यूज़ आपको हम भेजें, और जैसे भी आप उसमें उचित समझें, जैसे उसको इम्प्रूव करने में
हेल्प हो सके हमारे व्यूज़, तो उसको आप जितना ठीक समझें उसको ज़रूर ले लें। तो मेरा ईमेल मैं शेयर करता हूँ, skainial@yahoo.co.in। आई रिपीट, skainial@yahoo.co.in। तो ये जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं आह्वान करता हूँ, और जो नए एलजी साहब हमारे सक्सेना साहब आए हैं उनको भी करता हूँ, और हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनको भी मैं ये अपील करता हूँ कि इस बारे में विचार करके मीटिंग कराएं, एलजी साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब की, और बाकी जो एमसीडी के ऑफिशियल्स हैं, डीडी के बाकी लोग भी जो इसके ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग कराएं, और मार्केट्स में और गवर्नमेंट ऑफिस में और घरों में, और जो भी 50-100 ऐसे टीम्स बने, और वो जाके उसमें करेक्टिव मेजर्स करें, उनको कैंस इशू करें, ऑयल कैंस इशू करें, और एरिया को क्लीन करें, उसके चार्जेस लें, और प्रॉपर बिल बना के दें, और चाहे हो सकता है उसकी एक लिस्ट में बना दें कि हमने इन एरियाज़ में हमने देखा मॉस्किटो बिल्डिंग हो रही थी, और वहाँ ये 1500 रुपये या 2000 रुपये का फ़ाइन कलेक्ट किया गया इस झुग्गी कलेक्शन में, या हाउसिंग सोसाइटीज़ में, या डीडीए फ्लैट्स में, या मार्केट एरियाज़ में, या गवर्नमेंट ऑफिस में भी कूलर लगे हुए हैं, या स्कूल्स में हैं, या शॉप्स में हैं। तो सब एरियाज़ के अंदर कुछ स्क्वायर्स बने। अब जैसे बरसात के दिन आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा एक तरीका रहेगा, और कोई स्पेसिफिक टाइप के ऑयल्स को उसको सिलेक्ट किया जाए, उसकी कैंस हर साइज़ के बना ली जाएँ, और कैंस का जो भी रेट है 50-100 रुपये 200 रुपये, वो ये अलग अलग साइज़ की उसमें कैंस रख के, और वो सबको जो है जहाँ भी मॉस्किटोज़ मिलते हैं उनको ज़रूर दे दी जाएँ, और जहाँ मॉस्किटोज़ नहीं भी हैं वो भी लोग उनको कैंस को ऑनलाइन अपने और एमसीडी डिपार्टमेंट से उसको बाई कर सकें ऑनलाइन, और कैंस अपने घर में रख लें, जहाँ भी कहीं थोड़ा बहुत पानी एक्यूमुलेट हो जाए और कैंस से 2 ड्रॉप्स डाल दें। तो ये एक अच्छा मेजर रहेगा, क्योंकि सिटी के लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। ट्रैफिक के फाइन्स होते हैं, मास्क के फाइन्स हो रहे हैं, इनकम टैक्स के फाइन्स हो रहे हैं। आपने जो है 10 लाख में से 9.5 लाख टैक्स दे दिया, इसी वजह से 50,000 नहीं दे पाए, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये चलो आपने बचाने की सोच ली किसी तरीके से, तो वो जो 9.5 लाख दिया है वो तो दे दिया, और वो जो 50,000 नहीं दिया उसके लिए आप टैक्स के चोर हो। तो आप अपने देश को चलाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और जो भी 10 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ लोग हैं, वो सारे देश के जो 130 करोड़ लोगों के लिए टैक्स बर्डन बन रहे हैं, और फिर वो उनको हर समय डर बना रहता है कोई हमसे गलती ना हो जाए कोई टैक्स देने में। इसी तरह से वो जीएसटी है। अब पूरे साल जो सामान ख़रीदा, अगर मेरी 10 लाख रुपए इनकम है, और 10 लाख में से नेचुरली हर महीने मैं सामान खरीदूंगा, अब अपना खर्चा करूंगा 70-80 हज़ार रुपये का मान लो मेरा खर्चा है महीने का, तो साल के एंड में आते आते मेरे को जो 10 लाख रुपए मिलने हैं पूरे, वो उसमें से मेरे 9 लाख खर्च हो गए। अब उस 9 लाख में से मान लो मैंने जो भी सामान ख़रीदा, कोई कपड़े ख़रीदे, जो कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदी या टीवी ख़रीदा, उसमें जीएसटी दिया गवर्नमेंट को। मान लो मैंने 9 लाख का सामान ख़रीदा, और 9 लाख में से और 2 लाख रुपये जीएसटी चली गई, जो कि ये 28% है या 20% है, जैसे भी है। तो अब वो जब मैं 31 मार्च के बाद टैक्स कैलकुलेट करूँगा, तो जो जीएसटी के 2 लाख दिए गए हैं वो भी टैक्स में अभी काउंट होंगे, उसके ऊपर भी टैक्स देना है। तो जो मैंने जीएसटी ऑलरेडी 2 लाख दे दी, जो साल में खर्चा तो करना ही है हर महीने मुझे, तो अब तुम जब कैलकुलेट कर रहे हो मेरा टैक्स उस फाइनेंशियल ईयर का, तो जो जीएसटी दी हुई है उसको रिबेट में नहीं डाल रहे। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर मान लो कि 2000 देता हूँ, वो पैसे वहाँ चले गए तो उसके ऊपर तो रिलीफ है, लेकिन जो जीएसटी के फॉर्म में मैंने गवर्नमेंट को दे दिया टैक्स, उसके ऊपर रिलीफ नहीं है। उस जीएसटी के अमाउंट के ऊपर फिर मुझे टैक्स देना है, अपनी टोटल इनकम का जो स्लैब है, तो उसके हिसाब से 20% मेरी स्लैब जो है वो जीएसटी का अमाउंट, यानी जो 2 लाख रुपए मैं गवर्नमेंट को दे चुका हूँ साल भर में खर्चे में, अपनी फैमिली के ऊपर मैंने खर्चा किया, तो वो उसके ऊपर भी दे रहे हैं। तो जीएसटी जो है वो तो टैक्स एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए, चाहे मैं अपने रिटर्न में भरूं, भाई मैंने इतने ये लाख की जीएसटी दी साल में, उसका मेरे पास वोचर्स हो, या जब जीएसटी कटे तो सीधा मेरा जो पैन नंबर है उसके हिसाब से वो जीएसटी काटने वाला सीधा उसी टाइम मेरे पैन अकाउंट में भेज दे जीएसटी। उससे जीएसटी कलेक्शन का भी जो है आराम हो जाएगा, और लोग बस सामान अपने जीएसटी में ही खरीदेंगे, विदाउट जीएसटी सामान खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हमें जीएसटी में रिबेट मिलनी है। तो ये जो चीज़ है इस बारे में भी विचार किया जाए। तो इसके अंदर सभी कंसर्न लोग हैं, और ये पब्लिक इंटरेस्ट है, तो ये इसको एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इस इशू को डिस्कस किया जा सकता है। और एलजी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मैडम निर्मला जी
और जो भी सब हाई ऑफिशियल्स हैं इसके ऊपर विचार करें। तो जीएसटी ऑलरेडी एक टैक्स है और उस टैक्स को अमाउंट के ऊपर फिर दोबारा से टैक्स दे रहे हैं हम, इनकम टैक्स, और वो भी कितने लोग, 10 करोड़ लोग। वो सारा बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। विद द रिजल्ट अभी ऐसा हो गया है कि ये जो 10 करोड़ लोग हैं, वो जो मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं, और वो एक एक बच्चे हैं, वो भी उनको जॉब्स भी नहीं हैं। तो विद द रिजल्ट क्या हो रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन्स नहीं है अब, तो वो बहुत हार्डशिप हो रही है। और जो है उनका जो लाइफस्टाइल, वो जो रहते हैं मकान में रहते हैं, तो नेचुरली बिजली भी है, ये सब कुछ है, सारा खर्च उस हिसाब से है। बिजली के 5-7 हज़ार रुपये तो बिल आएगा, तो झुग्गी में तो रह नहीं रहे। तो रिटायरमेंट के बाद उनकी हालत ईडब्ल्यूएस से भी हालत कई केसेस में ख़राब हो रही है, क्योंकि ना उनकी पेंशन है, ना कोई कमाने वाला है, और बच्चा भी कमाने वाला नहीं है, तो बल्कि वो उन पर डिपेंडेंट हो गया। तो ये इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बर्डन बहुत बढ़े जा रहा है। तो हमें बहुत सारे विचार करने की ज़रूरत है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हम एक्शन ले रहे हैं, वो जो करेक्शन कर रहे हैं, वो कहीं हार्डशिप्स हमारी बढ़ा तो नहीं रहे हैं। ये अकेले मोदी साहब हमारे इस सब चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर बहुत लोड पड़ गया है। तो ये बाकी के जो ऑफिशियल्स हैं, बाकी जो सिस्टम्स हैं, इस पर बैठ के ज़रूर विचार करें कि जो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, और उसको ठीक करें। और जीएसटी के ऊपर जो है, जो जीएसटी दे दिया है, उसको ज़रूर टैक्स का एग्जम्पशन करें। और जहाँ तक उनको लगता है कि भाई हमारा जो टैक्स का कलेक्शन यदि कम हो रहा है, तो टैक्स कलेक्शन के और तरीके ढूंढें। अभी आप सिगरेट के ऊपर टैक्स ले रहे हो, एक्साइज ले रहे हो, जिससे आपको पता है कैंसर हो रहा है, लेकिन क्योंकि टैक्स मिल रहा है इसलिए उसको चालू रख रहे हो। तो इसी तरह से कैसीनोज़ क्यों नहीं चालू कर सकते हो? अगर आप 5 स्टार्स के अंदर कैसीनोज़ इस सब में अलाउ कर दो, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको एक एंटरटेनमेंट मिलेगा, और उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स आपको एंट्री टैक्स है उसमें। तो जो कैसीनोज़ की विंग्स हैं, बाहर के लोग भी टूरिस्ट आएंगे, उसमें टूरिज़्म भी बूस्ट होगा। तो जब आप सिगरेट के ऊपर जो है टैक्स के चक्कर में अलाउ कर रहे हो, जो टोबैको, जिससे कि श्योर शॉर्ट लाखों लोग कैंसर से मरते हैं, फेफड़ों का कैंसर है, गले का कैंसर है, ज़बान का कैंसर है, उसको तो अलाउ कर रहे हो। अब उसमें बहुत सारे से लाखों लोग ये मरते हैं, उसको 10% के हिसाब से हर साल यदि हम रिड्यूस करें उसका प्रोडक्शन टोबैको का, इंडस्ट्रीज़ को कहीं भी धीरे धीरे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करो, और अपना जो है डाइवर्सिफाई करो, दूसरी चीज़ों में लगो, और धीरे धीरे हम 5-7 साल के अंदर और टोबैको प्रोडक्शन को ज़ीरो ले आएंगे। और उसका जो टैक्स कलेक्शन जो आपका अफेक्ट होता है, वो आप कैसीनोज़ की तरफ आ जाओ, बाकी और एंटरटेनमेंट की चीज़ें ले आओ। और कई इस टाइप की चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा हम लिबरलाइज कर सकते हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे नेचुरली वही कैसीनोज़ में जाएंगे, टूरिस्ट आएंगे वो जाएंगे, और उससे टैक्स मिलेगा। तो दैट इज़ ए लेसर ईविल। तो कई टाइप की चीज़ें हैं जो कि हमें रेगुलेशन करने की ज़रूरत है। एक और भी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाई अप, जो इसको हाई उसमें लिया जाता है। अब एक आदमी जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, क्या वो जो टोबैको कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा खतरनाक है? जो लोग जो ड्रग कंज्यूम करते हैं उनको ऊपर जो इफेक्ट होता है, वो तो उसको ट्रीट करने के लिए सक्षम है। आमतौर पे वो हाई जो इनकम ग्रुप्स होते हैं, एलीट लोग होते हैं, वो लोग लेते हैं, तो उनको तो धड़ाधड़ पकड़ के जेलों में डाल देते हो। और जो बेचारे टबैको लेके कैंसर बन रहे हैं उनको कुछ नहीं, उनको रोकते भी नहीं, उनको समझाते भी नहीं, और उनको अपने एक्सरसाइज के चक्कर में अलाउ किए जा रहे हो। तो दोनों ही चीज़ें अपने को हार्म कर रही हैं। टोबैको भी हार्म कर रही है अपने को, ड्रग्स भी हार्म कर रही है। लेकिन ड्रग्स वाले केस के अंदर क्योंकि हाई टाइप के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सारे जो लोग जो हैं, जो नारकोटिक्स वाले हैं और दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर ऐसे लग जाते हैं सारा काम, जैसे महकमा जो करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है उनको लगाने में। अरे बेसिकली उसको इसलिए लगाया गया है, कोई फोर्सफुली किसी को अगर ड्रग दे रहा है, इसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई बच्चों को उनको इस टाइप से कर रहा है, उसके लिए वो महकमा बनाया गया है। वो छोटे मोटे अमाउंट में अगर खुद ले रहे हैं अगर, तो उनको आप काउंसिल कर रहे हो, और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी कोई ले रहा है तो सुसाइडल एक्ट है वो, तो वो अपने आप को खुद मार रहे हैं। जैसे कोई आदमी अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करे या ट्रेन के आगे गिरने की कोशिश करे और बच जाए मान लो, तो अब तो कोई ऐसा लॉ भी 8-10 साल पहले आया है कि अटैम्प्ट टू सुसाइड जो है उसको भी उससे क्रिमिनल उससे हटा दिया गया है। अगर कोई आदमी अपनी किसी वजह से उससे जान खुद लेना चाह रहा है, खुद अपने आप को मार रहा है, चाहे वो ड्रग्स लेके मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ड्रग लेने से वो अपने खुद ही को तो मार रहा है ना।
किसी और दूसरे को तो नहीं कर रहा है। हाँ, कोई किसी को इंजेक्शंस की फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में फोर्सफुली किसी बच्चों को ड्रग दे रहा है, कोई लेडीज़ को हैरेस कर रहा है, तो उसके लिए फिर जो नारकोटिक्स वाले हैं उसके ऊपर वो क्लॉज लगा के उन लोगों को पकड़ना चाहिए कि तुम भाई इसको ज़बरदस्ती कर रहे हो, इसको मार रहे हो। तो खुद कोई ले रहा है अगर, अब वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, जो उनके पीछे पड़ जाना और उसमें सालों महीनों लगा देना, कितना ज़बरदस्त गवर्नमेंट का जो है पब्लिक मनी जो है उसके ऊपर एक्सपेंस हो रहा है, जस्ट बिकॉज उसने इतने ग्राम, इतने मिलीग्राम जो है ड्रग्स उनके पास थी। तो इस बारे में विचार करना चाहिए, इसमें जो इंटेंशन ज़रूर देखनी चाहिए हमें, और कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत है। तो मेरी ये सजेशंस हैं। अब हम सीनियर सिटीजन्स हैं, हम और तो किसी लायक रहे नहीं, चलना फिरना हमारे लिए मुश्किल हो गया, सांस की समस्याएं आ गई हैं। बैठे बैठे हम अपने व्यूज़ दे सकते हैं, हमें उसमें आप यूज़ करिए, कोई भी चीज़ हो। मैंने अपना ईमेल दिया है, आपकी वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको कैसे सॉल्व करना है, ट्रैफिक की समस्या को कैसे सॉल्व करना है, स्कूल के बच्चे ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं, कहाँ पे आपको एजुकेशन सिस्टम में करेक्शन करनी है, स्पूरियस चीज़ें कैसे रोकनी है, फूड अडल्ट्रेशन हो रही है, ड्रम्स के अंदर लोग दूध बना रहे हैं, ये पनीर बनाते हैं, यूट्यूब वगैरह में आ रहा है, दिख रहा है कि नकली चीज़ें बना के मार्केट में आ रही हैं, पेट ख़राब हो रहे हैं लोगों के, बच्चों के, बड़ों के। तो इन चीज़ों को कैसे ठीक करना है। अब गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, अब एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ले लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स के लिए ही मेरे ख्याल से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ खर्च हो रहा होगा। तो इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है कि अगर आदमी जो है अपने स्लैब के हिसाब से डायरेक्टली जमा कर दे, अपने वॉलेंटरीली जमा कर दे, बात ख़त्म, सेल्फ डिक्लेरेशन में, और एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कर दे तो बात ख़त्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। ये थोड़ी वो जितना ज़्यादा आगे कमाया जाएगा तो उसके ऊपर कैलकुलेट करके जाया दिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी एक इनकम का स्लैब बना देना चाहिए, एक टैक्स का, कि अगर आपने पिछले साल जितना टैक्स दिया है उतना टैक्स आपने इतना इस साल दे दिया, या उससे 10% एक्स्ट्रा दे दिया, तो एनफ है, चाहे आपने उससे और बहुत ज़्यादा कमा लिया। तो कुछ ऐसा फार्मूला बन जाना चाहिए, तो उससे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो महकमा है उसको थोड़ा सा और ये शॉर्टन किया जा सकेगा। तो इसी तरह से और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो पब्लिक मनी हम एक्सपेंस कर रहे हैं जस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, वो भी सिस्टम बनना चाहिए कि ऑटो डिपोजिशन ऑफ द टैक्स। अब जो आदमी 10 लाख, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कमा रहा है, तो वो नेचुरली हर महीने खर्च कर रहा है ना। 1 लाख रुपए अगर महीने कमा रहा है तो वो 80,000 रुपये महीना खर्च कर रहा है, और उसके अंदर GST है, बाकी सारे टैक्सेस हैं। उसके बाद फिर वो 10 लाख रुपए जो है लास्ट में मार्च के बाद उसकी इनकम मानी जा रही है, और उसके ऊपर फिर टैक्स दे रहा था। वो अपना पैसा बचा के रखना पड़ता है उसे टैक्स के लिए, उसे खर्चा भी करना है। कई केसेस में नहीं बचता टैक्स देने के लिए पैसा लास्ट में, और इसीलिए प्रोविज़न बनाए कि हर महीने जो है वो एट सोर्स टैक्स काटने का प्रोविज़न है, ताकि उसका खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। बट इससे हार्डशिप्स तो है ना। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो टैक्स देने वालों को, जो कि गवर्नमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, उनको ज़्यादा हार्डशिप्स ना हो, वो हेल्प कर रहे हैं। बट इसके ऊपर बहुत सीरियसली हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब वो टैक्स वहाँ चला गया तो अब उसके बाद जो खर्चा कर दिया, GST दे दी, अब उसके ऊपर फिर के उसको उस GST को इनकम मान के फिर टैक्स ले लेना, ये कहाँ तक उचित है। तो इसके ऊपर तो बहुत जल्दी भी ये विचार करने की ज़रूरत है। और जितना GST साल में ऑलरेडी दे दिया गया है उसको इनकम से बाहर करके, बाकी जो इनकम आपने जो यूज़ की, अगर वो टैक्सेबल है, मान लो 20 लाख 30 लाख बनती है GST देने के बाद, उस पोर्शन में से फिर हमें टैक्स देना चाहिए। GST का पोर्शन तो हटा देना चाहिए, वो तो हमने साल में खर्च कर दिया पैसा, अब वो हमारे पास कहाँ बचा है आपको टैक्स देने के लिए। वो तो ऑलरेडी हम आपको GST के फॉर्म में वापस दे चुके हैं, 2 4 5 लाख जो भी है, जिसकी इनकम अगर 30 लाख 40 लाख है तो वो आपको 5 लाख 7 लाख 8 लाख तो GST दे चुका है ना। इस बारे में डबल टैक्सेशन, ये जो चीज़ें हुई पड़ी हैं वो ज़रूर ये रोकनी चाहिए। और बहुत सारे व्यूज़ हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि उनको आपके पास मैं भेजूँ, तो आप मुझे प्लीज़ जितने भी इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उसमें मेरे व्यूज़ लीजिए, और मेरी तरह के बाकी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी पैनल में डाल लीजिए। कोई रिटायर्ड जजेस हैं, जैसे मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, तो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, रिटायर्ड लॉयर्स हैं, तो डॉक्टर्स हैं, और जो बाकी जो सिटीजन्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जनरल सिटीजन्स हैं, ओल्ड एक्सपीरियंस, तो उन सब के को पैनल में डाल के उन सबको मेल्स भेज के उनके व्यूज़ लीजिए।
एक तो होता है पब्लिकली जो है नोटिस डाल के भी जो सजेशन देना चाहिए देते हैं, उनके व्यूज़ देना, फिर उनको सेलेक्ट करना, उनको कंपाइल करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पैनलिस्ट जो हैं अगर वो व्यूज़ दे रहे हैं तो आप उनको शॉर्टन करके उसके अंदर से जो यूज़फुल चीज़ें हैं एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी ये रहेगा। तो जो हमारे जो गवर्नमेंट को चलाने वाले हैं उनको इससे काफ़ी सहूलियत होगी, उनको व्यूज़ मिलेंगे अच्छे अच्छे। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो 80 साल की उम्र में 85 साल की उम्र में उनको अब क्या चाहिए, उनको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, उनको कोई फैसिलिटी इससे कुछ ही नहीं चाहिए। उन्होंने जो कुछ सीखा है, जो एक्वायर किया है, अब वो सोसाइटीज़ को दे के जाएंगे। ये ना हो कि उनके माइंड के अंदर ये चीज़ें रह जाएँ और वो चले जाएँ। तो उनका अब यही उनको जो जीने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी 2 4 5 साल 10 साल बचे हैं, कि वो सोसाइटीज़ की जो इश्यूज़ हैं उसको ठीक करने में हेल्प करें, ताकि आगे का जो बच्चे आएँ, आगे का जो फ्यूचर आए, जो ग्लोब बने वो अच्छे ढंग से और सेफ़ और एक हेल्दी सिचुएशन में आगे इस मदर अर्थ के ऊपर रह के, ग्लोब पे रह के अच्छे ढंग से और पीसफुल ढंग से रह सकें। मैंने एक व्यू ये भी दिया था कि जो 2 कंट्रीज़ हैं उनके कॉमन एरियाज़ के अंदर उन दोनों ये कंट्रीज़ की कॉमन जोन को कंसिडर करना चाहिए। जो यूएनओ वगैरह को, जो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंसिडर करना चाहिए कि जो कंट्रीज़ बनाना चाहें अपने कॉमन जोन बनाएं, उनमें उनका कल्चर, उनके फेस्टिवल्स, उनके फूड और उनकी आर्ट्स, तो वो दोनों ही कंट्री लोग उस कॉमन जोन में दोनों साइड से जा सकें। और अपने देश में जब आएँ तो वो वीज़ा, अब तो पासपोर्ट वगैरह लेके आएँ, तो उसमें जब जाएँ तो उसमें अंदर फ्रीली वहाँ जाके, और गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अपने एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी है, सफारीज़ भी हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, वो सब खोले, प्राइवेट लोग भी खोल सकें, और वहाँ से भी आपको टैक्सेस भी आएंगे, दूसरे देश के लोग भी आएंगे, तो टूरिज़्म भी डेवलप होगा और बॉर्डर्स के कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे कि भी ये एरिया ये हमारा है, ये इंच हमारा है, ये इतना हमारा है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और दोनों देशों में आपस में प्यार बढ़ेगा, तो नेबर्स में प्यार बढ़ेगा, उनका कल्चर शेयर होगा, फूड वगैरह जो लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे, अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी वगैरह उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसे व्यूज़ हैं जो कि हेल्दी ढंग से हम लोग और इसमें हम काम कर सकते हैं और पॉजिटिव ढंग से हम काम कर सकते हैं। तो बस अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं यहीं पे इसको शॉर्ट करता हूँ और अपना ईमेल फिर दोबारा शेयर करता हूँ, skjainial@yahoo.co.in। आई अगेन रिपीट, skjainial@yahoo.co.in। तो प्लीज़ जहाँ मुझे आप इन्वॉल्व करने में उचित समझें मुझे मेल भेजें, और मेरे व्यूज़, चाहे वो वाटर लॉगिंग को कैसे सॉल्व करना है, मेरे पास कई व्यूज़ हैं, मैंने भेजे भी हैं, ट्रैफिक कंजेशन को कैसे सॉल्व करना है, फूड एडल्ट्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्लियर करना है, स्पूरियस चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर और अभी क्या चीज़ें आनी चाहिए जिससे जो है स्कूल ड्रॉप आउट्स ना हो, खासतौर पे जो रिमोट एरियाज़ के अंदर हैं, विलेजेस में स्कूल ड्रॉप आउट्स अभी भी हो जाते हैं, तो वो इसलिए हैं कि वो 7वीं 8वीं 9वीं में उनको सब बच्चों को सेम सिलेबस है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, पीरियोडिक टेबल है, वो सब चीज़ें उनको हटा के एक सिंपल लिटरेसी स्ट्रीम हम बना दें, पैरेलल स्ट्रीम, जो उसमें बच्चे आना चाहें, जिससे वो लिटरेट बन जाएँ 10th तक 12th तक। तो लिटरेसी स्ट्रीम हम उसमें एक हम डेवलप करें, उसमें गेम्स हैं, योगा है, म्यूज़िक है, आर्ट्स हैं, गेम्स हैं, वो डाल दें, और जो मॉरल वैल्यू स्टोरीज़ हैं, वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़, तो वो सब चीज़ें जो हैं, ये बेसिक हाइजीन, बेसिक डिजीज़ इंफॉर्मेशन, बेसिक डूज एंड डोंट्स इन द सोसाइटी, तो उस टाइप की चीज़ें हम डालें जिससे कि वो हमारे देश के 100 करोड़ लोग जो हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और लिटरेट हो। उसमें बेसिक लैंग्वेजेस हम डाल दें, लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो कई तरह की बेसिक अर्थमेटिक्स है, अकाउंट ओपनिंग वगैरह, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हम अच्छे ढंग से हम ठीक कर सकते हैं और आगे हम इसको चला सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।